नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना प्रदेश में रुक कर लेते हैं खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेज की 15 छात्राओं और 2 महिला प्रोफेसर्स को रावतपुर मेट्रो स्टेशन से आईआईटी पहुंचा हुई चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देने वाली नर्सों का आभार व्यक्त करने के लिए यूपीएमआरसी ने इन छात्रों को कानपुर मेट्रो की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में महिलाओं के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं और मेट्रो स्टाफ के सहयोगी व्यवहार से प्रभावित होकर नर्सिंग की छात्राओं ने मेट्रो स्टाफ का धन्यवाद किया। कानपुर में बुधवार को मिशन शक्ति 4.0 के सफल संचालन के लिए सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च संस्था के सहयोग से आयोजित मंडल स्तरीय जागरूक मीडिया कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के उप निदेशक पुनीत मिश्रा ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विकास से ही बेहतर राष्ट्र के विकास का सपना साकार हो सकता है। सिर्फ कार्य योजना बनाने से नहीं बल्कि संवेदनशील होकर कार्य योजना पर अमल करने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिला और बच्चों तक हर संभव मदद पहुंच सके। महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से मिशन शक्ति 4 अभियान शुरू किया गया है। तो कानपुर से खबर हम आपको बता दें, जहां पर जागरूक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक कुख्यात गैंगस्टर खालिद घायल हो गया। नोएडा के सेक्टर 62 में चेकिंग के दौरान एनसीआर का शातिर बदमाश गैंग का मास्टरमाइंड खालिद सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ा। गैंगस्टर खालिद पर नोएडा, दिल्ली एनसीआर समेत कई थानों में लूट, चोरी समेत कई धाराओं में कुल 51 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कुख्यात गैंगस्टर खालिद के पास से लूट की बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। थाने की गाड़ी में लेके जाओ। देखिए, खालिद नाम का शातिर लुटेरा है, वाहन लुटेरा है और मौका पाकर के वो चोरी की घटना को भी अंजाम देता है, जिसके ऊपर लगभग 51 मुकदमे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एनसीआर के डिफरेंट एरियाज में। इसके बारे में हमारे SHO 58 ACP सेकेंड की टीम को पता था। इसका मूवमेंट हमारे एरिया में होने वाला है, संभवतः किसी घटना को अंजाम देने के लिए हमारे एरिया में आया हुआ है। इस पे हम लोगों ने अपनी इसके टिप ऑफ पे हम लोगों ने इसकी घेराबंदी की। हम जहाँ आज खड़े हैं इस जगह पे ये हम लोगों ने देखा और ये इसके साथ एक व्यक्ति और भी था। ये एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी। हम लोगों ने इसका गाड़ी का हुलिया भी पता किया था। हम लोग जब इसको पीछा किया तो इसने हमारी टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई। इसमें ये खालिद घायल हुआ है और इसका एक साथी है जो यहाँ से अभी फरार हो गया। हमारी कॉम्बिंग चल रही है और इसके पोजीशन से हम लोगों ने जो ये बाइक बरामद की है, इसके बारे में तत्काल भी सूचना इकट्ठा की गई है। ये भी दिल्ली से लूटी गई है और इसके पोजीशन से एक मोबाइल बरामद है, वो भी संदिग्ध प्रतीत होता है। उसके बारे में IMI वगैरह हम लोगों ने अभी दिखाया। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद ADCP रणवीर सिंह मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, अभी मुठभेड़ हुई है बदमाशों और पुलिस के बीच, सर क्या कहना चाहेंगे? खालिद नाम का एक शातिर लुटेरा पकड़ा गया है अभी। यहाँ पे संभवतः ये कोई घटना को अंजाम देने आया था। 51 मुकदमे इसके ऊपर ऑलरेडी हैं। ये पूरे NCR में तमाम जगहों पे लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया है इसने। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी ये जेल गया है और इसका एक बहुत बड़ा गैंग है, जिस गैंग में से कुछ लोग अभी अकाउंट्स पर हुए, कुछ लोग बाकी हैं। इनफैक्ट इसके बारे में इसका नाम खालिद है। इसके बारे में हमें टिप ऑफ था कि हमारे एरिया में कोई घटना को अंजाम देगा। हमारी टीम इसके पीछे लगी थी। ACP सेकेंड और 58 SHO खुद ही इसको मॉनिटर कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे इस जगह पे चारों तरफ से घेराबंदी की। उस घेराबंदी में ये हमारे गिरा हुआ देख करके टीम पे अटैक किया और जवाबी कार्रवाई हम लोगों ने की। घायल हो गया ये, एक इसके साथ था, वो फरार हो गया यहाँ से। हम लोगों ने यहाँ से तत्काल इसको शिफ्ट किया है हॉस्पिटल। सर, आरोपी इसके पोजीशन से हम लोगों ने अभी एक बाइक बरामद की है जो दिल्ली से लूटी गई है। एक इसके पास एक मोबाइल है
और मोबाइल भी संभवतः लूटपाट की प्रतीत हो रही है। अभी उसका वेरिफिकेशन बाकी है। एक असला बरामद हुआ है। बाकी जो इसका साथी है उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। उसका नाम नदीम है और उसको भी हम लोग अभी कॉम्बिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे गैंग में से 4-5 लोग और लोग पहले भी अकाउंट फॉर हो चुके हैं। ये बहुत ही शातिर अपराधी है और बाकी इसके बारे में और भी छानबीन की जा रही है। तो ये थे मेरे साथ रणविजय सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आरोपी काफी दिनों से सक्रिय था इस गैंग के अंदर और इस पर 51 मामले दर्ज हैं। कैमरामैन ताहिर के साथ कंचन कुमार, हर खबर। जन सुनवाई के दौरान प्रभारी बरसाना के विरुद्ध एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को प्राप्त हुआ था, जिससे संबंध एक ऑडियो उपलब्ध कराई गई थी। इसकी जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीश चंद्र को देकर कराई। जांच में प्रथम दृष्टया बरसाना थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश मलिक दोषी पाए गए, जिनको निलंबित कर एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। तो मथुरा में थाना प्रभारी बरसाना को निलंबित किया गया है। मामला ये है कि मेरी कैंटीन है बरसाने पर, राधा रानी मंदिर के पास, श्री मंदिर कुशल बिहारी जी बरसाना में, जहाँ पर मेरा सामान वगैरह आता है कैंटीन की गाड़ी से, पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसकी गाड़ी आती है। तो इंस्पेक्टर साहब ने, मुकेश मलिक जी हैं, वहाँ बरसाना के एसएचओ, उनके द्वारा मेरे से कई बार कभी 100 पाइपर की, कभी रुपयों की काफ़ी मांग की जाती रही और उन्होंने काफ़ी धमकाया कि तुझे अवैध मुकदमे में फंसा देंगे और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो उस डर की वजह से मैंने उनको कुछ रुपए तो दे दिए, फिर उनकी मांगें लगातार मेरे पास बढ़ती हुई जा रही हैं, तो जिसके लिए मैंने उनसे मना कर दिया। तो कभी वो वहाँ पर मेरी गाड़ी आती है तो मुझसे अभद्र भाषा से कहते हैं कि तू अपनी गाड़ी हटा रहा है कि नहीं मैं आ जाऊँ और नहीं तो तुझको मार दूंगा, जान से मार दूंगा। उसके बाद में अपने कांस्टेबलों को भेजते हैं मेरी कैंटीन पर, जिसके सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। जो उन्होंने मुझसे अभद्र भाषा की है उसकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो मैंने कप्तान साहब को दी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने गुरुवार दोपहर लोहिया संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां बड़ी अव्यवस्था मिली और स्टोर में करीब 2 लाख की एक्सपायर्ड दवाइयां पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और जांच के आदेश दिए। पूरे मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के विशेष सचिव जीएस प्रियदर्शी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जांच के दौरान पता चला कि यह दवाएं स्टोर में पड़ी एक्सपायर हो गई और इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित दवाओं का विवरण तलब किया। उन्होंने निदेशक सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। दोषी अधिकारियों को तो सख्त कार्रवाई की जाए। हम यूज नहीं कर पाए। मेडिकल कॉलेज ने फिर कहा लोहिया ले जाओ। लखनऊ के लोहिया संस्थान में हम गए थे, जहाँ पर दवाइयों का स्टोर है। उस स्टोर में जाकर के हमने जानकारी मांगी कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो एक्सपायर्ड होने के बाद भी हमारे स्टोर में उपलब्ध हैं। करीब 2,40,668 दवाइयों की सूची मुझे मिली जो एक्सपायर्ड हो गई हैं और कंपनियों को ना वापस करके वो हमारे स्टोर में आज भी उपलब्ध है। इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। सचिव चिकित्सा शिक्षा प्रियदर्शी जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और जो इसकी जांच करके रिपोर्ट देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। गुरुवार को वाराणसी लोअर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है, यानी इससे पहले सर्वे पूरा करना होगा। कोर्ट ने कहा कि सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप मौजूद रहेंगे। तो 17 मई तक इस रिपोर्ट को तैयार करना होगा और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये सर्वे किया जाएगा। तो ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट के एडवोकेट कमिश्नर। कोर्ट ने सर्वे के लिए एक और कमिश्नर को किया नियुक्त। पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे फिर से किया जाए। वहीं 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट पेश की जाए। कार्रवाई के दौरान कमिश्नर फोटो और वीडियोग्राफी के लिए स्वतंत्र, किसी भी स्थिति में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी।
खबर लखनऊ से, जहां ग्रामीणों की सजगता से एक ने एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म होने से रोक लिया और क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखा। गांव वासियों की ओर से यह उच्च कोटि का कार्य होने के परिणाम स्वरूप जनपद के उच्च अधिकारीगण की ओर से प्रशंसा की गई। साथ ही इस घटना के बाद निम्नांकित व्यक्तियों की ओर से गांव में शांति का माहौल बनाए रखना और लोगों के मनोबल को बढ़ाए रखने के क्रम में डीसीपी पूर्व ने निलंबित व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। नवाबों के शहर कहे जाने वाले शहर लखनऊ में अब ई रिक्शा चालकों के लिए बुरी खबर है। दरअसल आधे लखनऊ शहर में ई रिक्शे का संचालन बंद होगा। शहर के तमाम वीआईपी रूट्स पर अब ई रिक्शा चलाने पर पाबंदी होगी। वही आपको बता दें कि जिसके लिए प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो लखनऊ में अब ई रिक्शा चालकों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि आधे लखनऊ में ई रिक्शा चलाने पर अब पाबंदी होगी। खबर लखनऊ से, जहां गंगा टास्क फोर्स ने 17 यूपी एनसी बटालियन के गर्ल्स और बॉयज को बायो रेमेडिएशन तकनीक को समझाया। गंगा में मिलने वाले पानी के गंदे नालों को किस प्रकार बायो रेमेडिएशन तकनीकी से साफ किया जाता है। गंगा टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट महेंद्र यादव ने अलग अलग पौधों के द्वारा पानी को साफ करने की पद्धति के बारे में बताया। हम पानी के ऊपर फ्लोटिंग करके उसके ऊपर पौधे लगाकर पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते हैं, जिस पद्धति को हम फाइटोरी मेडिएशन पद्धति कहते हैं। और बताया कि गंगा टास्क फोर्स के जवान डीएस बाल बनाते हैं और उस सीड से बाल को उस जगह पर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं जिस जगह पर हम फिजिकल जाकर पौधे नहीं लगा सकते, और ये सीड से बाल उस दिन पौधा तैयार करते हैं। इस बार बच्चों का जो एनसीसी कैंप है, इसमें बिल्कुल एक चीज नई है। जो एक गंगा टास्क फोर्स के एक जो बटालियन है, जो कर्नल वेदवत वैद्या के दिशा निर्देशन में काम कर रही है, और ये गंगा को साफ रखने के लिए कानपुर से लेकर वाराणसी में पिछले 3 साल से काम कर रही है। और हम गंगा को किस तरीके से साफ रख रहे हैं और उस साफ रखने में बच्चों का क्या योगदान होना चाहिए, उस योगदान देने के लिए बच्चों में हमें एक जागरूकता चला रहे हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जननी जो माँ गंगा है वो मैली ना हो, और जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है वो हम हमारा जैसे पहले था उसको हम उस तरीके से रखें। और मैं बच्चों को बताया, चाहे हम गंगा माँ को आर्थिक रूप से माने, चाहे हम सामाजिक रूप से माने, चाहे हम पौराणिक रूप से माने, हमारी माँ गंगा का अस्तित्व हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से है ही, और हमें वो मानना ही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तर्जीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए, जबकि अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में अदालत में अगली तारीख 16 मई की तय थी। बताते चले कि 11 मई को तारीख पर हाजिर नहीं हुए थे और अपने अधिवक्ता के द्वारा अदालत से हाजिरी माफी की दरखास्त लगाई थी, लेकिन अदालत ने उनके इस प्रार्थना पत्र को न केवल निरस्त कर दिया था, बल्कि सीधे तौर पर दोनों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। आपको बता दें कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, और अगर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती तो फिर जमानत के लिए एक लंबी प्रक्रिया से फिर गुजरना पड़ सकता था। इसी से बचने के लिए अब्दुल्ला आजम खान और उनकी माता डॉक्टर तर्जीन फातिमा रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग लखनऊ की ओर से थाना जीआरपी फैजाबाद का वर्ष 2021 का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग लखनऊ और समस्त अधिकारी कर्मचारीगण को बुलाकर सैनिक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में अपराधियों का सत्यापन कैसे किया जाए इसके निर्देश दिए गए। साथ ही बढ़ते अपराधों के ग्राफ को देखते हुए स्कॉट कर्मियों को स्कॉट के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पूर्व प्रबंधक श्री कृष्ण त्रिपाठी को करीब 4.5 करोड़ रुपए के गबन मामले में गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसआईडीसी के पूर्व प्रबंधक पर आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई की है। आरोप है कि पूर्व प्रबंधक ने क्लोरीन टैबलेट की आपूर्ति में भारी गड़बड़ी की है। बता दें कि ईओडब्ल्यू को नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। ईओडब्ल्यू की टीम ने श्री कृष्ण त्रिपाठी को लखनऊ से गिरफ्तार किया और ईओडब्ल्यू की टीम को क्लोरीन की टैबलेट की आपूर्ति में गबन किए जाने के मामले की जानकारी मिली थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद घटनाक्रम की जांच की गई। जांच में पाया गया कि क्लोरीन टैबलेट की आपूर्ति में 4.5 करोड़ रुपए का गबन किया है। लखनऊ वासी तपती गर्मी के कारण बहुत परेशान थे। पारा 46-48 के आसपास चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। मौसम में बदलाव होने के कारण लखनऊ वासियों को राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ लखनऊ में बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया। कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन लखनऊ वासियों को गर्मी से थोड़ी देर के लिए राहत मिली। नोएडा पुलिस ने अधिकारियों के साथ विभिन्न बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, मॉल्स में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस की टीम ने संदिग्ध लोगों को और वाहनों को चेक किया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों को भी चेक किया। इसके अलावा पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 510 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को भी जाना। खबर कानपुर से है, जहां एक पुलिस कर्मचारी ने शराब के नशे में धुत होकर हंगामा किया। वहीं सिपाही को इतना भी होश नहीं था कि वो कूड़े के ढेर पर लेटा हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि शराब के नशे में धुत दिखा सिपाही। तो वहीं आपको बता दें कि नशे में सिपाही ने हंगामा भी किया। और कैसे आए यहाँ, कैसे पहुंचे? नहीं आए तो तुम ड्रामा क्या कर रहे हो? हमको पूरी बात बताओ तो हम पूरी बात जी बताओ। 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ पुलिस की। कहाँ, कौन सी चौकी में कर रहे हो? यही कर रहा हूँ। कहाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में? ये बंद करो पहले। बंद है, ये बंद कर लिया। कानपुर बंद करो। बंद नहीं भाई का? अरे वो उधर अजय अंधेरा बहुत है। अरे बंद करो। आओ देखो कुछ लगा है। ये देखो, ये कुछ लगा है। ये नेमरे लगी है। चौहान नाम नेट कर लो, इसके बाद जो कुछ करना तो कर लेना। अच्छा, बस कर लियो। अमर सिंह चौहान नाम। हाँ बस संतोष। अरे तो यहाँ कैसे है? इतनी शराब आप पियो, कहाँ जा रहे कुछ पता है? हम तो आपके फायदे के लिए जहाँ जाना हो बता दो। वहाँ से घर कहाँ, घर का बता दो, कुछ आता पता तो घर में बात करी जाए। नगर। अरे कानपुर नगर में तो घर का कोई नंबर है? हाँ, मोबाइल है जेब में कि मोबाइल में कोई निकाल ले गया? घर का नंबर बताओ, नंबर फोन बताओ, फोन दोनों आदमी होगा, पैजामा और एकदम नाक कटाए, बिल्कुल बेकार। कोई मोबाइल निकाल लेकर गया, कोई मोबाइल गए। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।